जब हम सरकार कहते हैं तो हम सोचते हैं नेता, चुनाव, संविधान और जनता की शक्ति। लेकिन क्या दुनिया की हर सरकार वास्तव में अपने फैसले खुद लेती है, या फिर कुछ ऐसे संस्थागत ढांचे होते हैं जो दिखते नहीं पर तय करते हैं कि नीतियां क्या होंगी, युद्ध कहां होंगे और मीडिया में क्या दिखेगा? यही है डीप स्टेट की अवधारणा। डीप स्टेट कोई जादुई शब्द नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल और अकादमिक अवधारणा है जो उन गैर चुनी हुई संस्थाओं की ओर इशारा करती है, जैसे कि मिलिट्री, खुफिया एजेंसियां, नौकाशाही या कभी-कभी न्यायपालिका, जो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के फैसलों को अपने एजेंडे के अनुसार प्रभावित करती हैं। ये परछाई में काम करने वाला एक संस्थागत नेटवर्क है जो राजनीतिक नेतृत्व की सीमाओं से कहीं ज्यादा स्थायी होता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है अमेरिका। 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने अपने ऐतिहासिक विदाई भाषण में देश को चेतावनी दी थी कि एक नया गठबंधन उभर रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा ढांचा था जिसमें हथियार निर्माता कंपनियां, सेना और नीति निर्माता एक साथ मिलकर देश की रक्षा नीति नहीं बल्कि निजी लाभ की नीति बना रहे थे। आइजनहावर ने कहा था, अगर जनता सजग नहीं रही तो ये गठबंधन लोकतंत्र को नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद अमेरिका में वियतनाम युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध जैसे कई निर्णय इन गैर चुनी हुई शक्तियों के दबाव में लिए गए। कई विश्लेषक मानते हैं कि इन निर्णयों में न तो संसद की वास्तविक भूमिका थी और न ही जनता की मर्जी। यहाँ डीप स्टेट कोई रहस्यमय संगठन नहीं बल्कि एक जटिल नीति और शक्तियों का जाल है जो सत्ता के पीछे सत्ता का काम करता है। अब भारत की बात करें। यहाँ डीप स्टेट की परिभाषा कुछ अलग है। भारत में सेना पर लोकतांत्रिक नियंत्रण सख्त है, लेकिन खुफिया एजेंसियां, पुलिस और सरकारी जांच संस्थाएं कई बार राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी एजेंसियों पर सवाल उठते रहे हैं कि वो सत्ता में बैठे लोगों के लिए राजनीतिक हथियार बन गई हैं। यहाँ डीप स्टेट का मतलब है संवैधानिक संस्थाओं का धीरे धीरे राजनीतिकरण। रूस और चीन जैसे देशों में डीप स्टेट जैसी कोई अलग सत्ता नहीं होती, क्योंकि वहां सरकार और डीप स्टेट एक ही चीज बन चुकी होती है। रूस में क्रेमलिन, इंटेलिजेंस और मिलिट्री एक सेंट्रलाइज्ड शक्ति का निर्माण करते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का हर संस्थान पर सीधा नियंत्रण है, चाहे वो अदालत हो, सेना हो या मीडिया। यहाँ डीप स्टेट कोई छाया नहीं बल्कि सीधा, केंद्रीकृत और वैधानिक ताकत है। अब आते हैं मीडिया पर। डीप स्टेट की अवधारणा में मीडिया की भूमिका बेहद संवेदनशील मानी जाती है। जहां एक ओर मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहीं इतिहास में कई घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जहां मीडिया और खुफिया एजेंसियों के बीच गुप्त सहयोग सामने आया था। अमेरिका में चर्च कमेटी की रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि कई पत्रकार सीआईए के लिए काम कर चुके थे। डीप स्टेट की ताकत वही होती है जो दिखाई न दे, और जब मीडिया भी उसी ढांचे का हिस्सा बन जाए तो फिर जनता को क्या दिखाया जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डीप स्टेट हमेशा गलत होती है? नहीं, कई बार ऐसी संस्थाएं राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थायित्व और निरंतरता के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन जब ये संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती, तब ये लोकतंत्र की आत्मा को खोखला कर देती है। इसलिए डीप स्टेट का मुकाबला किसी क्रांति से नहीं होता, बल्कि सवाल पूछने से होता है। जब जनता सजग हो, मीडिया स्वतंत्र हो और संस्थाएं जवाबदेह हों, तभी डीप स्टेट की ताकत सीमित होती है। तो अगली बार जब कोई नीति बने, कोई आंदोलन दबाया जाए या कोई नया डर फैलाया जाए, तो सिर्फ सुनिए मत, सोचिए, सवाल पूछिए कि ये किसके फायदे के लिए हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत भारत अपलिफ्टिंग, ना कि shaping tomorrow's India with knowledge today.